कि घर हो तभी आपकी लाइफ सेटल है। बिल्कुल। ठीक है, प्लीज़ प्लान फॉर अ रिटायरमेंट। बहुत ज़रूरी है विमेन को अपना रिटायरमेंट प्लान करना। आपके फैमिली में जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से उस लोन को मिटिगेट करके कितना पैसा सेव कर सकते हो। ये एक मिथ है कि सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स फ्रॉड है, नहीं। गोल्डन एज में आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और आप अपने फ्यूचर को ऐसे दबा भी सकते हैं। आपने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करी। हमारी सोसाइटी में ना मनी को बहुत एक शैतानी रूप में दिखाया जाता है, ईवल, कि जिसके पास पैसा है ना वो बुरा इंसान होगा, उसने बुराई करके ही पैसा कमाया होगा। ये कौन सी पेरेंटिंग हो रही है? हाय, नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज़ीस्ट कास्ट टेक 5 में। हमारे साथ आज हैं नेहा सिंह जी, जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। पिछले 18 सालों से इंटरनेशनली और नेशनल मार्केट में ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते आ रहे हैं और ये पॉडकास्ट इसलिए हो रहा है ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस और हमें भी थोड़ा फाइनेंस के बारे में पता तो लगे। तो इतनी सी बात जानने के बाद अब चलिए बात करते हैं नेहा जी से। हेलो एवरीवन। हेलो मैम, वेलकम। तो हिमांशु ने जो इंट्रोडक्शन दिया उसके अलावा मैं कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ। मैं फिनेंशियल सेक्टर में काम कर रही हूँ, बट मेरा जो खुद का मोटिव है लाइफ का, मैं देखती हूँ कि इंडिया में स्पेसिफिकली फिनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है और ये मेन से ज़्यादा वुमेन में कम है। दे आर वेरी पुअर डिसीजन, विमेंस के डिसीजंस स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मेरा मोटो है कि मैं फिनेंशियल लिटरेसी वुमेन में ज़्यादा स्प्रेड आउट करूं और जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ को बढ़ा सकती हूँ और वुमेन्स के हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए। दैट्स माय मोटो एंड विजन फॉर द लाइफ। तो मैम, क्या आपने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी अपने करियर में कि विमेन को थोड़ा कम है लिटरेसी इस चीज़ की? मैं जहाँ से आती हूँ, मैं थोड़ा मैं अपना एक बचपन का एक बैकग्राउंड देती हूँ। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ, मेरठ साइड से, और वहाँ पे इट्स अ वेरी बिग थिंग कि एक लड़की एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है और बैंगलोर तक जाके और इंटरनेशनल यूएस क्लाइंट्स को हैंडल कर रही है और इंडिया में भी लाइक इट्स समथिंग ओवर देयर। यूजुअली वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मतलब नॉर्मल से स्कूल में आप लड़कियों को पढ़ाने के लिए भेज देते हो, उसके बाद फिर एक 20-21 साल 22 साल तक आप उनकी शादी कर देते हो। आप मेरठ से कहाँ से हैं? मेरठ बेसिकली बागपत, वहाँ आपके मतलब पास मेरा गांव है। हाँ, तो मेरे फादर टुक दैट डिसीजन कि मतलब एक रूढ़िवादी वहाँ पे सोच है कि लड़कियाँ एक बोझ होती हैं। अभी भी है काफ़ी है कि लड़कियाँ एक बोझ होती हैं फादर पे। अरे ये तो मतलब शादी करनी पड़ेगी, बहुत पैसे लगेंगे, एक बर्डन हो जाएगा फादर। बट मेरे फादर को जब ये पता चला कि इट्स अ गर्ल चाइल्ड, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। मेरी जो दादी थी, शी वॉज लाइक बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, मेरी जो और भी रिलेटिव्स थे, दे वर लाइक एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय। बट माय फादर, जब उन्होंने सबकी आंखों में देखा कि दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय और मेरे को बेटी हुई है, ही वॉज लाइक मैं अपनी बेटी को बेटों से ज़्यादा लायक बनाऊंगा। ठीक है, तो ही इमीडिएटली टुक अस, हम लोग गांव से निकले शहर में। आई हैव इन सिटी आई हैव गॉट ऑल माई एजुकेशंस and here I am. That's nice. That's a nice little story of how and why you want women to be empowered financially. मुझे तो ये लगता है कि हम भी थोड़े, मैं इसका नहीं जानता पर मैं थोड़ा फाइनेंशियली इलिटरेट हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आते आते आई गेट सम। मैं भी हूँ वो थोड़ा बहुत तो यार, क्योंकि अभी पैसा ही नहीं आ रहा तो हम कहाँ से मैनेज करें। देखिए, इस चीज़ को मैं एक चीज़, नॉलेज जितना आप गेन करें कम है। शायद मैं सब कुछ ना बता पाऊँ, क्योंकि आप जितना ज्ञान अर्जित करते हो उतना कम होता है। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारी सोसाइटी में ना मनी को बहुत एक शैतानी रूप में दिखाया जाता है, ईवल, कि जिसके पास पैसा है ना वो बुरा इंसान होगा, उसने बुराई करके ही पैसा कमाया होगा। जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हुए, 1 करोड़ हर कोई कमा लेता है, जो 100 करोड़ पे जाता है 1 करोड़ में, बेसिकली वो 2 नंबर से कमाते हैं। ये इंडिया में थोड़ा है। आई गेस 10 रुपये कमाने वाले के लिए 1 लाख रुपए कमाने वाला ईवल हो सकता है, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम कि हमारे समाज में पैसे को ईविल क्यों माना जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, मेरा जो मानना है,
पैसा ख़राब चीज़ नहीं है, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके पास पैसा है शायद उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में कि उसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसके डिसीजंस जो बचपन से रहे हों या उसकी ज़िंदगी में किसी भी सर्कमस्टांस में उसने वो डिसीजंस कैसे लिए फाइनेंशियली, वो उतने अच्छे नहीं थे। बिल्कुल, कई बार होता है कि किस कोई पहले से ही वेल्दी होता है, फिर उसका कोई जनरेशन आगे आता है, कोई भी डिसेंडर या कोई भी आता है, तो वो उसको मैनेज करना नहीं आता मनी, तो वो एकदम ख़त्म कर देता है। हाँ, जैसे आप कह रहे हो, मैं बहुत एक ऐसा एग्जांपल बताती हूँ। मेरे जो जहाँ मैं रहती हूँ उसके आसपास में ही एक फैमिली है, उसके फादर ने एक वेल्थ बिल्ड करी, मतलब ही वॉज अ फार्मर, वो खेती करते थे चावलों की। तो ही एंड हिज फादर एज वेल, वो उन्होंने खेती करी चावलों की, द एक्वायर्ड लैंड, किस लिए? ताकि उनके जो बच्चे हों आज की तारीख में दे कैन फ्लरिश, ओके, एंड दे कैन डू बेटर। मे बी अगर वो उसको अच्छे से चलाते, दे कुड हैव राइस मिल्स, दे कुड हैव अ वेरी गुड बिजनेस, बट इंस्टेड उनके बच्चों ने आज क्या किया? दे आर सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड एंड दे आर जस्ट लिविंग बाय इट। तो आप इसमें ईवल क्या है? ईवल इज, आई थिंक ये आपकी सोच में है और आपके अंदर है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर बिजनेस डिसीजन, पैसा रोटेशन में नहीं लगाना जानते वो उसको बढ़ाना नहीं चाहते, वो बढ़ाने के लिए नहीं सोचते, पॉजिटिवली नहीं उसको खर्च करते। जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल लिटरेसी, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, ठीक है, जो मैं कहती हूँ कि हमें ना पढ़ाया जाता है, ना हमें कभी उसके बारे में बताया जाता है हमारे स्कूल्स में, या आप बस पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। क्योंकि बचपन से हमारे उसमें जीन्स में ये डाला गया है कि बेटा पैसा जहाँ है, चाहे आप सरकारी नौकरी करिए या कहीं भी कोई है, तो वहाँ पैसा है। उन्होंने ये नहीं बोला ये चीज़ करो तो ये चीज़ बदलेगी, वेल्थ क्रिएट हो गया, वैल्यू कैसे आप ले रहे हो, आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्बाइब कर रहे हो, आप उससे इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट रिचनेस, नॉट वेल्दीनेस। लोगों को रिचनेस के बारे में बोलते हैं, वेल्दीनेस के बारे में किसी को नहीं पता, के बारे में कोई बात नहीं करता। यस, तो क्या आप भी सोचते हैं कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट के ऊपर पढ़ाई होनी चाहिए? फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पढ़ानी होनी चाहिए स्कूल में, तो एटलीस्ट होनी चाहिए 10th के बाद मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मैं फिर से एक ये लाइन बोलना चाहूँगी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, ये मिसिंग है, ठीक है। हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी सारी जगह मतलब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब आप हमसे पॉडकास्ट करो, यू आर टेकिंग एन इनिशिएटिव, राइट। और मतलब आप यूट्यूब खोलो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वाई? बिकॉज पीपल आर टेकिंग दैट इनिशिएशन, ये एक चल पड़ा है, ये एक हो रहा है। बट स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें सिर्फ मतलब ये होता है कि आप बस जॉब करो, पैसे कमाओ, बट उसकी वैल्यू और उसका इन्वेस्टमेंट और आप उससे कैसे अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, खर्च कैसे करना है, आपको कितना पैसा रखना चाहिए, कोई बात नहीं करता। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप इसको अपने स्कूल्स में ऐड करो। बच्चों को बचपन से आपको सिखाना चाहिए कि बेटा कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितना पैसा आपको सेव, हाँ, आपको मतलब ऐसे अपने बच्चों को आजकल मतलब बच्चों में क्या हो रहा है, मैं छोटे बच्चों में देखती हूँ पापा मम्मी से पैसे ले लेते हैं और दे जस्ट स्पेंड एंड दे आर जस्ट हैप्पी, क्योंकि उनको मतलब पेरेंट्स ही, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि पेरेंटिंग ही हमारी 90% ऐसी होती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें करना है वो करो, हम कर लेंगे प्रोवाइड। बिल्कुल। ये कौन सी पेरेंटिंग हो रही है? अगर वो बचपन से हमें बताएं कि बेटा इसमें तुम्हारे फादर की इतनी सैलरी है, इतना इस पे लगता है, इतना इसमें लगता है, इतना तेरी पॉकेट मनी है, मे बी वो समझे, धीरे धीरे जल्दी समझ जाए। ये नहीं कि भाई हाँ कि बेटा कर ले, तुझे वहाँ जाना है, फॉरेन जाना है पढ़ने, जा, हम पे नहीं, हम उधार लेंगे, बिल्कुल, हम शादी करने के लिए उधार लेंगे बट करेंगे। मे बी इसका एक रीज़न भी है, इसका एक रीज़न भी है श्रेयस। इसका रीज़न है कि शायद पेरेंट्स ने, मतलब उनके पेरेंट्स ने या उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने, जितनी उनकी नॉलेज रही है वो उस हिसाब से वो हमें दे रहे हैं। दोज पीपल वर डिप्राइव्ड, यू नो, दोज पीपल वर डिप्राइव्ड आफ्टर फॉर ऑल द लग्जरीज। अब वो लग्जरी जब वो अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, बट बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो लग्जरी दे रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे वो बिगाड़ रहे हैं उन्हें। खैर, मोटी मोटी बात ये निकल के आती है कि इस समय हमें ये तो बताया जाता है कि हीरा खोजना कैसे है, गड्ढा खोद के,
लेकिन जब वो हीरा मिल जाए, जब वो पैसे आने शुरू हो जाएं, अब क्या करें? उसे बेचना कहाँ है पहले? नाउ व्हाट आई थिंक इज, जब वो हीरा हाथ में आता है, जब वो सैलरी आनी शुरू हो जाती है, नाउ यू टेक ब्लंडर्स डिसीजन, कि आप गलत डिसीजन लेते हो, आप गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, है ना? और इस वजह से यहीं पे फाइनेंशियल लिटरेसी आपके काम आती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दैट्स द आइडिया आई गेस. ओके, तो एक बड़ा नटखट सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया में, भारत में, अगर कोई 20 साल का इंसान है तो उसको क्या करना चाहिए पैसा कमाने के लिए, जो लीगल तरीका भी हो और जो सबसे आसान तरीका भी हो? फास्ट नहीं, आसान तो कुछ नहीं है बट फास्ट हो कंपैरेटिवली. देखो फास्ट तो अगर आप फास्ट कुछ करोगे, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि वो टिकेगा नहीं. यस, अगर आप फास्ट करोगे तो खाना कैसे खाओगे? तो बात ये है तो हाँ, मुझे चलो फास्ट हटा देते हैं, दोबारा रीफ्रेम करते हैं क्वेश्चन को. एक 20 साल का लड़का है, वो अभी अभी कॉलेज से बाहर आने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी जॉब लग जाएगी अगले 1 साल में. अभी उसे क्या करना चाहिए, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि वो एक लीगल तरीके से ज़्यादा पैसे कमा पाए, डिपेंडिंग कि उसकी जो सैलरी है वो जो नेशनल एवरेज है उसके आसपास ही होगी. 20,000 मान ली जाए. 20,000. ठीक है. अब 20,000 वाली सैलरी वाले आई एम श्योर वो लड़का, अगर उसने कॉलेज पास आउट किया है, पढ़ा लिखा है, उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी. आज 20,000 से शुरू कर रहा है तो अगले साल 20,000 नहीं कमाएगा, उसके अगले साल 20,000 नहीं कमाएगा. ही विल कीप ऑन एडिंग. मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 20% का इंक्रीज होता ही होता है. ठीक है, बिकॉज यू लर्न, मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आप नॉलेज गेन करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, तो आपकी इनकम बढ़ती है. ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर आप 20,000 से शुरू कर रहे हो तो यू मेक श्योर आपके पास पेरेंट्स का कितना दिया हुआ है. अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, who have everything provided, तो आई थिंक 20,000 में से 15,000 आपके सेव हो जाने चाहिए. मैं सेविंग पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप सेव करोगे, ठीक है, तभी आप ग्रो करोगे और आप सस्टेन करोगे. ठीक है, आप सस्टेन करोगे पूरी ज़िंदगी. अगर आप सेव नहीं करोगे, आप उस पैसे की वैल्यू नहीं करोगे और अगर आप उसे खर्च कर दोगे तो आप एक वेल्थ बिल्ड कभी नहीं कर पाओगे. ठीक है, मे बी ये आपने पूछा क्विक, देखो क्विक कुछ नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है. ठीक है, आप मतलब इसको सस्टेन करने का भी एक तरीका है. जैसे 20,000 अगर वो बंदा कमा रहा है, 5,000 वो अपने खर्चे के रखे, 15,000 रुपये वो 3 जगह डाल दे. उसने SIP कर दी, ठीक है, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कुछ उसने PPF में डाल दिया. अब PPF का भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस करूँगी. लोगों को लगता है PPF इज़ something which is traditional, old, but it is one of the best way to sustain of sustaining your wealth. ठीक है, तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, आप उसको निकालो मत. कीप ऑन इन्वेस्टिंग डेफिनेटली. जैसे मैंने अभी बोला, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़का जिसने 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, उसने कुछ खर्चा नहीं किया. एट द एज ऑफ 33 ही हैड अ वेल्थ ऑफ अराउंड 1 करोड़. ठीक है, मतलब 10 सालों के अंदर, मतलब 12-13 सालों के अंदर उसने 1 करोड़ कर लिया. कैसे? थोड़ा इन्वेस्ट किया, अपनी सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाई. जब 20 साल के आप होते हो ना, आपको कुछ नहीं पता होता, तो बेस्ट वे इज़ टू इन्वेस्ट योर मनी. म्यूचुअल फंड्स में करो, SIP में करो, मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मार्केट में ही पैसा डाल सकते हो, बट डोंट विड्रॉ इट. सो मैम, आपने SIP के बारे में बात करी तो मैं बहुत सुनता हूँ, सब कहता है SIP करो. तो SIP होती क्या है और SIP के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इस टूल को यूज़ कैसे करना है, आप प्लीज़ बताइए. देखो, इट्स SIP का अगर मैं बहुत लेमन से शुरू करूँ, इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ठीक है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो एवरी मंथ. ठीक है, जैसे एंड विद इन अ फ्यू इयर्स इट ग्रोज. ओके, और आपको एक अमाउंट मिल जाता है आफ्टर मैच्योरिटी. आपने RD सुना है? बचपन में हम लोग के पेरेंट्स क्या करते थे, मतलब उनको RD बर्बन भी सुना है और RD भी सुना है. रिकरिंग डिपॉजिट. पोस्ट ऑफिस में RD और FD करवाते हैं. पोस्ट ऑफिस में RD होती थी, रिकरिंग डिपॉजिट. तो हमारी मम्मियाँ क्या करती थी, 500 रुपये ले जाती थी बचा के, और वो हमारी नाम पे RD में डाल देती थी. उसमें क्या होता था, 6 महीने बाद, साल भर के बाद आपको एक अमाउंट मिल जाती थी. वो एक
एक फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एक साल के बाद मिलेगा ही मिलेगा। आपने 500 रुपये ही करी है, मे बी आपको 12 महीने के बाद 6,000 आपने इन्वेस्ट किया, 6,500 रुपये आपको मिलेंगे। SIP सेम चीज़ है, आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप बस 500 रुपये हर महीने, लेट्स से 1,000 रुपये आप हर महीने एक SIP में डाल रहे हो, ठीक है। और आपने जस्ट लेट्स से आपने 10 सालों के लिए यू कंटिन्यू डूइंग इट, ठीक है, तो आपको 10 सालों के बाद एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मिलेगा, बट RD में इट्स फिक्स्ड 4.5%, 5%, 6%, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो पैसा है वो मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग द रिटर्न्स इज़ वे हायर, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका लेट्स से आपने 1,000 रुपये हर महीने, आप तो एक साल में 12,000 रुपये, 12,000 में बहुत एवरेज में कहूँ कि आपने 10% की भी अगर आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल रही है तो वो 10% ही वापस इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स री इन्वेस्टमेंट, तो 10 साल के बाद यू विल गेट वेरी गुड अमाउंट आफ्टर मेच्योरिटी। बेनिफिट्स इसके देखे जाएँ तो डेफिनेटली आपका इसमें जो रिस्क है थोड़ा सा मतलब हायर है, तो इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज़ योर रिटर्न्स आर वेरी गुड कंपेयर टू योर RD। सेकेंड थिंग, इसका टैक्स बेनिफिट है, ठीक है, जो भी इन्वेस्ट करता है यू गेट ए डिडक्शन इन ATC इन दिस वर्सेस सबसे बड़ा जो लोग डिसएडवांटेज है, लोग डरते हैं SIP में पैसा डालने से, क्योंकि दे थिंक कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है या मार्केट क्रैश हो जाता है। देखिए मार्केट जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे ही रहेगा, जब वो ऊपर उठता है तो इट गिव्स गुड रिटर्न, ठीक है। 2020 में जैसे हमारा क्या कहते हैं मार्केट क्रैश हुआ था, 2008 में कितनी बुरी तरह, तो वो एक टाइम है जब मार्केट ड्रॉप करता है, बट उसके बाद उठता भी तो है ना। तो लोगों के दिमाग में ना एक हवा सा बना हुआ है कि अरे SIP है हमारा, मतलब पैसा डूब जाएगा, हमने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया है। RD का वो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी ये बोलूँगी कि SIP इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आपके म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छे एडवाइज़र्स और वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो आपके पैसों का अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड यू गेट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। या तो इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, बेसिकली which platform is the best to invest in SIP? सी मैं एक स्पेसिफिक का नाम तो नहीं लूँगी, इट्स नॉट राइट, ठीक है, इट्स नॉट राइट। हाँ, आप बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है, अब तो पेटीएम और आपके खुद के, आप खुद किसी भी बैंक को उठा लो, स्टेट बैंक ले लो, ICICI बैंक ले लो, HD, हर कोई SIP करके देने को तैयार है आपको, यू जस्ट नीड टू अप्रोच देम। सो इट्स वेरी ईजी, बहुत ईजी है ये सब करना। आपको बस थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है और सोचना है कि हम अपने आप को कैसे अपने अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। कूल। आपका कोई क्वेश्चन SIP को लेके? SIP और ULIP में क्या मतलब बेस्ट है, मतलब और difference यूनाइटेड, क्या है इनके बीच हाँ, में? यूनाइटेड लाइफ इंश्योरेंस। तो यूलिप में क्या होता है, इट्स ऑल्सो सेम, मतलब पैटर्न सेम है, बट उसमें यूलिप में सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि इट इज़ कवर्ड बाय इंश्योरेंस, ठीक है। इन केस जैसे आपकी डेथ हो जाती है तो यू गेट दैट मनी बैक टू, मतलब योर नॉमिनीज गेट दैट मनी। तो लाइफ इंश्योरेंस भी करा सकते हो आप, आपको यूलिप क्यों कराते हैं लोग फिर? अगेन मतलब मैं यही बोलूँगी, यूलिप इज इट सीम्स टू बी इट हैज़ इंश्योरेंस, ठीक है, इन केस आप नहीं कर पाते हो पे, ठीक है, जो मतलब इट्स कवर्ड कि इंश्योरेंस का पैसा आप मतलब, एंड इट्स एन एडिशनल चार्ज ऑल्सो जो आप पे करते हो, इट्स ऑलमोस्ट सेम। एक यूलिप का बेनिफिट ये होता है कि जब उसकी मेच्योरिटी हो जाती है तो यू विल गेट जो मेच्योरिटी का पैसा है। SIP में क्या होता है, उस पैसे पे टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन जो यूलिप का पैसा होता है इट्स टैक्स फ्री। ये तभी मेरे कज़न ने अभी कराया ना, तो तभी बोले तूने क्यों कराया? हाँ, वो इसीलिए कराया क्योंकि इट्स इंश्योर्ड ऑल्सो। यस। तो मैम आप ये बताइए कि आपका जितना एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग का, आपने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, तो ये बताइए कि एक एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का ब्लंडर और एक एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी, उसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, मैं ब्लंडर जो है मैं दो तरह से बताऊंगी, एक इंडिविजुअल वाइज और एक बिजनेस वाइज, ठीक है। लेट्स से पहले बिजनेस वाइज देखते हैं। तो आई वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी और इट वाज
वो जो कंपनी है वो एडवर्टाइजिंग के कुछ वीडियो प्लेटफॉर्म्स बनाती थी एंड दे यूज टू पॉप अप एड्स ऑन दैट वीडियो प्लेटफॉर्म. इट वाज रनिंग फाइन. देन उसके बाद दे वेंट फॉर इन्वेस्टमेंट. उनको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मिल गई, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, लाइक $5 million उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई. टू स्टार्ट विद इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, अब कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल गई तो दे स्टार्टेड टेकिंग सम रैशनल डिसीजंस. उन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया एंड दे हैव गिवन देम वेरी बिग अमाउंट ऑफ कमीशन, मतलब $50,000 एंड बहुत अच्छे उनको कमीशंस दिए दैट यू हैव टू इंक्रीज सेल्स. ठीक है, अब वो चीज़ हो गई, आपने कमीशन पहले बांट दिया, सेल्स हुई नहीं. ठीक है, तो ये क्या है, ये योर मनी डिसीजन, योर फाइनेंशियल डिसीजन इज़ रॉन्ग हेयर. ठीक है, आपने जिसने भी ये डिसीजन लिया सोच समझ के नहीं लिया. ठीक है, तो लोगों को भर भर के पैसा बांट दिया. ऐसे लोगों को कंपनी में ना हायर करें. आपने लोग ऐसी कंपनी में ज़रूर जाए. तो पहले ही दे दे. राइट. तो ये बहुत गलत डिसीजन, बहुत रैशनल डिसीजन था, बहुत जल्दी, क्योंकि उनके सर पे इन्वेस्टर्स बैठे थे. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स चाहिए, उन्होंने इतना पैसा लगाया है तो दे विल आस्क फॉर रिटर्न्स. बट इट्स योर आपका ये इंटेलेक्ट है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो. बट इतना गलत डिसीजन, आपने कमीशन इतना ज़्यादा दे दिया और आफ्टरवर्ड्स दे लेफ्ट द जॉब एंड दे वेंट. ठीक है, अब ना सेल्स बढ़ी और पैसा भी चला गया. नाउ अभी उस कंपनी का जो रेवेन्यू है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 100 लाख रुपए आप ये बोलिए उसका रेवेन्यू है और 5 लाख उसका एक्सपेंसेस है. ठीक है, स्टिल आफ्टर ये लोग जा रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ने की कगार पे नहीं है. एवरी डे दे आर लूजिंग कस्टमर्स. सो समथिंग इज स्टिल नॉट राइट. उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हुए हैं दुनिया भर के और दे आर नॉट गिविंग प्रोडक्टिविटी टू देम. इंजीनियर्स हायर किए हुए हैं, दे आर नॉट गिविंग प्रोडक्टिविटी टू देम. उनका ऐप अच्छा नहीं हो पा रहा है. तो इट्स अ ब्लंडर. you are not deriving the value out of that money. ठीक है, this is financial illiteracy. ठीक है, it's a blunder. अब धीरे धीरे क्या होगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा इन्वेस्टर्स का. नाउ इन्वेस्टर्स आर सिटिंग ऑन देयर हेड. ठीक है, आपने हमसे इन्वेस्टमेंट तो ले ली बट यू आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग. ठीक है, अब मैं इसी में एक कंपनी का बताती हूँ. उस कंपनी के लिए भी मतलब आई नो दैट आई हैव जस्ट वर्क फॉर इट्स एंड दीज आर इंटरनेशनल कंपनीज. तो उस कंपनी ने स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म. उनका खुद का प्लेटफॉर्म था एंड दे वर डूइंग शिपिंग. दे वर हेल्प द वर्क इज they were doing shipping from one place to another for few of the companies. And बहुत बेसिक से स्टार्ट किया. 4-5 लोग थे कंपनी में, बहुत अच्छे से they worked very hard and then they went for the investment. उन्होंने इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग कंपनी was in losses but they were able to increase their revenue और expenses भी they were monitoring. Now यहाँ पे कंपेयर करूँ मैं पहले वाले से, they failed in monitoring. They failed in making analysis कि उनका मार्जिन कहाँ जा रहा है, उनका ग्रॉस मार्जिन कहाँ जा रहा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ जा रहा है, उनका एक्सपेंस से उनका रेवेन्यू का क्या कुछ मैच कर रहा है. नहीं, इस कंपनी ने स्टार्टिंग दे वर इन लॉसेस. दे ऑल्सो डिड मार्केटिंग. ठीक है, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होता है. ठीक है, बट दे ऑल्सो दे एनालाइज कि क्या ये रिसर्च और मार्केटिंग उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है. Yes, it was helping. जैसे ही उनका बिजनेस ग्रो किया, a very good company, a big company took over them. ठीक है, everyone got whatever they wanted. Like जो उनके investors थे, they got very good returns. जो कंपनी के founders थे, they got very good returns. And even the business which they have created was taken over and it is established in a very good way. तो ये एक good decision और ये एक bad decision. ठीक है, तो it's again, are you able to derive the value out of your money or not? अब इसी में मैं एक इंडिविजुअल पे आती हूँ. तो आई नो अ फैमिली. ठीक है, उनकी एक मतलब फैमिली में उनकी एक सन था एंड ही वांटेड टू गो आउट. अब दे डिड नॉट टुक प्रॉपर डिसीजंस. ठीक है, कि हमें इट वाज एन इमोशनल डिसीजन. ठीक है, कि हाँ भाई हमारा लड़का बाहर जाना चाहता है
उसको हमें पढ़ाना है, तो somehow they managed the money and they sent him out. वहाँ पे they did not thought कि सोचा नहीं कि लंबे टाइम में कैसे मैनेज होगा. 2 साल अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं तो आपको फ़ीस भी देनी है, 4 सेमेस्टर होते हैं, उसके साथ साथ महीने के खर्चे भी होते हैं. आपने डिसाइड नहीं किया, आपने सोचा नहीं, ठीक है, एंड इट वाज अ बैड डिसीजन. और आपने एजुकेशन लोन भी नहीं लिया. यहाँ पे क्या सोचना था, इट्स बेटर टू गो विद एजुकेशनल लोन rather than taking money out of their business. So they took money out of their business. जो पैसे लैंड किए थे वो वापस नहीं आए, ठीक है. However, the father had a very good backup plan कि भाई मेरा बिजनेस से थोड़ा पैसा निकल जाएगा, आई एम इन्वेस्टिंग सम मनी, मैंने मार्केट में जो पैसा लैंड किया मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है, और या फिर मैं कुछ लोन ले लूँगा. तो विद ऑल दिस थिंग्स विल मैनेज. बट ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज एवरीथिंग वाज हो जाएगा, ऐसे होगा, यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ये हमेशा हो जाएगा, ये काम खराब करता है. हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि इवन दो दैट समहाउ दे टुक लोन XYZ, इधर से लिया उधर से लिया, बट दे एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट ट्वाइस अमाउंट ऑफ द मनी विच दे टुक ऑन लोन. ठीक है. अब एजुकेशन लोन अगर लिया होता है यहाँ पे तो पैसा तो आपको देना ही था, बट एक फैमिली में एक इशू होता है, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपने सारा पैसा बिजनेस से निकाल दिया तो बिजनेस बंद हो गया. तो इट वाज अ ब्लंडर. ओके, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए, थैंक्स अ लॉट. आप इस समय अब मुझे ये बताइए कि एक जो सैलरीड आदमी होता है वो टैक्सेस कैसे बचाए. अब तो बजट जो आया इस बार का बहुत अच्छा आया है, ठीक है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू रिजाइन, डेफिनेटली यू विल सेव अ लॉट ऑफ टैक्सेस जो हम पहले देते थे. उसके साथ साथ में अगेन अगर आप न्यू रिजाइन में आ रहे हैं, एक्चुअली देर इज़ नो वे टू स्किप टैक्सेस. और जितना टैक्स बनता है आपको उतना पे करना ही पड़ेगा. बट स्टिल इट्स बेटर कि आप कीप ऑन invest your money in SIP so that you can have a good future and plan for the good future. But I'll say salaried के लिए टैक्स का पैसा गवर्नमेंट ने अपने आप ही न्यू रिजाइम ला के बचा दिया है. बट इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन, ठीक है, कि उन्होंने टैक्स भी एक सर्टेन अमाउंट पे फिक्स कर दिया कि आपको तो इतना देना ही पड़ेगा. मतलब अनडाउटफुली उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी. But still, if you go for a very good health insurance for your parents, that will definitely help you save. Or health insurance is very important. Okay, it's a value, a decision which will give you some value, right? So it's a very good decision, and I would say it's good to donate. Okay. आप donation भी कर सकते हैं, not political donation. Black to white. Not political donations, but it's good to donate. आप डोनेशंस दे सकते हैं. एंड डेफिनेटली आप क्या कहते हैं ATC में भी अगर इफ़ यू आर सेविंग योर मनी, इट्स अ गुड वे टू सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट. ओके, दैट्स कूल. तो अभी हम ना बात करते हैं, जैसे आपने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करी कि उनकी भी फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए. तो आप ये बताइए कि जो हमारी हाउसवाइफ्स होते हैं वो कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं. देखो आजकल के सिनेरियो में मैं ज़्यादातर जो देखती हूँ वो हाउस वाइफ्स क्या करती हैं, वो किट्टीज़ करती हैं. और या फिर सुनार पे, ये बहुत कॉमन है कि वो सुनार पे अपने पैसे इकट्ठे करती हैं एंड दे बाय गोल्ड. एंड एंड पे क्या होता है, वो सुनार जो होता है यूजुअली उनको एक वैल्यू नहीं दे पाता उस गोल्ड की, ठीक है. विमेन मेरे को लगता है दे आर इमोशनल टू अ सर्टेन एक्सटेंड अबाउट गोल्ड. तो मेकिंग चार्जेस बहुत सारे ऐड ऑन करके मतलब वो उस वैल्यू नहीं ले पाती उस सेविंग की. तो द बेस्ट वे इज़ हाउसवाइफ्स जितना भी पैसा अपना सेव करती हैं, दे इन्वेस्ट देयर मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन यूट्यूब पे या बुक्स पढ़ के यू गेट इनफ ऑफ आप अगर किटी में जा रही हैं तो डेफिनेटली आप 4-10 लोगों को जानते ही होंगे, ठीक है. उन पे आप अपना टाइम लगाने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, फिनेंशियली अपने आप को एजुकेट करें, ठीक है. और SIP में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें. अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप डीमैट अकाउंट खोलें और उसमें भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं. और अगर इन सब में आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये सब मेरे बस का ही नहीं है, तो आप PPF अकाउंट खुलवाएं, ठीक है. इट हैज़ 8 to 9% ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है. आप उसमें अपना पैसा डालें. लॉक इन पीरियड होता है. आप 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन यू कैन विड्रॉ, टेक सम लोन एंड गेट द मनी बैक.
सो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली और हाउस वाइफ्स, और अगर आपका मन बहुत करता है गोल्ड खरीदने का, क्योंकि ये होता है विमेन के साथ, वो गोल्ड लेना चाहते हैं, बाय कॉइन्स, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड ऑल्सो, एंड बाय कॉइन्स, बिकॉज यू कैन ऑलवेज, उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। आपको सुनार मुझे लगता नहीं, एंड यू शुड बाय गोल्ड फ्रॉम गुड एंड ब्रांडेड ज्वेलर्स। वाई आई एम स्पेसिफिकली सेइंग इज क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड, नॉट इन डायमंड्स। यस, ओके डायमंड्स की रीसेल वैल्यू नहीं है, गोल्ड की है। यस, और इन्वेस्ट इन सिल्वर आल्सो, बिकॉज सिल्वर भी बहुत सिल्वर boom की होने भी वाला है। वैल्यू बहुत अच्छी जा रही है। और भी जाएगा। हाँ, सिल्वर इज गोना गो वेरी गुड। ओके दैट्स फाइन। तो अभी आप ये बताओ कि क्या कार लेना एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन होता है? देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम, ओके स्ट्रेट अवे इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम। अगर आपकी इनकम जितने की आप कार लेना चाहते हो, और अगर आपकी इनकम उससे 3 times ज़्यादा है एनुअली, तो इट्स अ गुड डिसीजन, यू कैन बाय अ कार। ओके सो यहाँ पे मैथ्स आ जाती है जो हम करना नहीं चाहते। बिल्कुल, इट्स अ फाइनेंशियल लिटरेसी, इट्स इजी मैथ्स। इट्स अ फाइनेंशियल लिटरेसी क्वेश्चन। अगर आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी पसंद आई है, तो आपके 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए की सैलरी साल भर की होनी चाहिए। पता है ये मैथ्स तो ठीक है, बट द फैक्ट इज कार बाइंग इज एन इमोशनल डिसीजन मोर देन मैथ्स। ये हर कोई कर सकता है। इमोशनल डिसीजन यार, देख कार बेसिकली एक आपके यूज़ के लिए, मतलब जो आपके नीड के लिए, मतलब जैसे आप बारिश से बच रहे हो, सर्दी से बच रहे हो, धूप से बच रहे हो, कहीं जाने के लिए फैमिली के साथ आपको जाना, तो ट्रिपलिंग या वो करके नहीं जाना, आप ऐसे में डिसीजन लोगे तो यार हाइब्रिड आ रखी है अभी मारुति 800 की, बढ़िया नैनो हाइब्रिड आ रखी मारुति 800 और हाइब्रिड आ चुकी है जो 40 किलोमीटर तक आपकी इलेक्ट्रिक चलेगी, उसके बाद पेट्रोल, तो वो भी तो ले सकता है बंदा, उसमें तो एवरेज भी बच रहा है, सब बच रहा है। बेसिकली इंसान कार कंफर्ट के लिए लेता है, Luxury। कंफर्ट और लग्जरी। लग्जरी तो देखो, अगर कोई बलिनो खरीद रहा है तो इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स फॉर कंफर्ट। या बट हाई एंड कार्स अगर आप लेते हो तो या यू शुड। बट अगर आपका बजट आपका है तो क्या आप बोलते हैं लीजिए। 3 लाख रुपए वाला है, फिर आप बलिनो ले रहे हो, तो फिर तो दैट्स बैड, दैट्स बैड। तो ये बताइए कि जैसे लग्जरी के ऊपर बात हुई, तो इज लग्जरी मेकिंग अस ब्रोक या कीपिंग अस ब्रोक? इट अगेंस्ट डिपेंड्स हाउ मच यू आर अर्निंग। ओके अगर वो लग्जरी 20% ऑफ योर इनकम, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, 20,000 रुपये में अगर आपकी वो लग्जरी की डिमांड फुलफिल हो रही है, गो एंजॉय, यू शुड, ठीक है। बट पहले उस 1 लाख रुपए से 50,000 अपने इन्वेस्टमेंट के निकाल लो भाई। भाई मैं बोलने वाला था कि अपना खर्चा पानी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर पा रहे हो अपनी इनकम की, आप साल भर में 12 लाख रुपए कमा रहे हो, 6 लाख रुपए प्लीज इन्वेस्ट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इट हैज़ टू बी अगेन अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, दैट ओनली विल गिव यू समथिंग। अगर आपने आज 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, अगले साल आपने निकाल दिया, उसके अगले साल फिर कर दी, फिर निकाल, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि आपका एक कांस्टेंट और ये एक एक पैटर्न पीरियड नहीं है, इट्स नॉट सिस्टमैटिक, राइट। सो आजकल लड़कियां क्या करती हैं, अगेन मतलब ये वही पेरेंटिंग वाली बात आ जाती है कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं जाओ बेटा जो ले लो जो लेना है। आपके पेरेंट्स आपको, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जो मैं लड़कियां देख रही हूँ 18-19 साल की, उनको बड़ा मतलब अच्छा लगता है कोच, लुई विटॉन के बैग्स, पराडा और ये सब चल रहा है, बट दे आर नॉट अर्निंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर पेरेंट्स मनी। एक ना एक दिन ईदर पेरेंट्स विल ब्रोक, एंड जब आपको एक चीज़ की आदत लग जाती है, सो इट्स आई वुड से एट अ सर्टेन पॉइंट आप उसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अगर आप 18-19 साल की उम्र में कोच का बैग लेके घूम रहे हो, तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर लुई विटॉन ही जाओगे, ठीक है। आप कोई मार्केट से सस्ता वाला या लावी का बैग उठा के नहीं, यस हमेशा और होती, यस आप नहीं जाओगे। तो इफ़ यू आर नॉट अर्निंग, और इफ मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, लड़कियां शादी करती हैं 25-26 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र तक, दे आर मोर इंक्लाइन टू गेट मैरिज, इवन इफ दे आर वर्किंग, इवन इफ दे आर क्वालिफाइड, whatever is the situation, तो they will get married and eventually their husband take control of their income. कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वुमेन्स के लिए कि वो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पता, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था कि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउस। It's a choice. नहीं,
जो हमारा पिछले अभी तक जो रहा है, अब तो इट्स चेंजिंग इट्स चेंजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट. आप जो अभी भी मेट्रो मतलब कहीं ना सिटीज में इट्स चेंज्ड अ लॉट. यस, बट अभी भी देहरादून, उत्तराखंड, हिमाचल, दीज प्लेसेस, नहीं, इट्स ऑल सेम. अभी हो नहीं रहा है, मतलब जो नॉन धीरे-धीरे मेट्रो चेंज हो सिटीज रहा है। हैं वहाँ पे कल्चर ऑर्थोडॉक्स ही चल रहा है. बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ही चल रहा है वहाँ पे. कोई चेंज, मतलब अगर मैं कहूँ मेट्रो सिटीज़ में अगर हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से 20% गर्ल्स रहती हैं मेट्रो सिटीज़ में, दे आर स्टिल एबल टू यू नो ग्रो independently. They are able to take their financial decisions independently, and they are able to invest. But जो बाकी 80% है, after marriage I feel they are dragged down, you know, because they are not in metro cities or XYZ reason. आप you are financially accountable, आपसे पूछा जाता है. मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी. एक आई नो समवन बिकॉज आई एम लाइक बहुत सारी लड़कियों से और वुमेन से मैं मिलती रहती हूँ, तो आई कम अक्रॉस अ गर्ल. शी गॉट मैरिड, इट्स एन अरेंज मैरिज. शी वॉज वर्किंग इन अ डेलॉइट एंड शी इज CA क्वालिफाइड. ठीक है, वर्किंग इन डेलॉइट, CA क्वालिफाइड. शी गॉट अरेंजली मैरिड और पंजाब में उसकी शादी हुई है. तो शादी करने के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है, शी वॉज आस्क्ड टू पे रेंट एंड शी वॉज आस्क्ड टू यू नो, हस्बैंड कुछ नहीं देगा अब. मतलब बहुत क्लियरली सास ने बोला कि अब मेरा बेटा कुछ नहीं देगा, यू आर अर्निंग सो यू शुड कंट्रीब्यूट इन द, घर में जो भी हाउस होल्ड खर्चा है, रेंट है, अब तुम्हें पे करना है. तो वाई? ससुराल का, हाँ ससुराल का. वाई? क्यों वो क्या आपके बेटे की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती. इफ़ यू आर सेइंग कि ठीक है आप 50% करो, 50% हम करेंगे, आई वुड स्टिल से ओके मैनेजेबल, बिकॉज शी कैन स्टिल हैंडल. वो कुछ अपना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट, नो वन नोज अबाउट फ्यूचर में क्या हो जाए. यू हैव सीन कोविड में कैसे लोगों का पैसा बड़ा खराब हुआ है. बढ़ा भी है, हाँ बढ़ा दोनों चीज़ें हुई हैं. बट लाइक पीपल स्ट्रगल्ड विद जॉब्स, राइट? इट्स फैक्ट. ये बताइए कि जैसे मैंने देखा है कि जो विमेन सक्सेसफुल हो जाती हैं, आपने भी एग्जांपल दिया, दे आर फाइनेंशियली अब्यूज्ड. ऐसा क्यों होता है और इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? सी, आपके अंदर थोड़ी सी विल पावर तो होनी चाहिए. आपको समझना चाहिए कि मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है मेरे साथ. एक यू नो, मेंटली आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा. डोंट लेट योर सेल्फ गेट अब्यूज्ड, गेट योर सेल्फ फाइनेंशियल लिटरेट. आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ, आप एजुकेट हो कि आप कैसे अपने पैसे को मैनेज करो. ठीक है, जैसे मैंने बोला, इट्स अ वेरी गुड रूल. 50%, 30%, 20%. 50% सेव, स्ट्रेट अवे सेव. 30% मैनेज योर एक्सपेंसेस, जो भी आपके डेली लिविंग एक्सपेंसेस हैं. 20% पुट इट इन योर लग्जरी. कुछ भी करो, XYZ, Yes. आग लगाओ. नहीं, गो फॉर, आई वुड से, मैं गर्ल्स को रेकमेंड, वुमेन को, गो फॉर आउटिंग्स. बाहर जाइए, घूमिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेन गेट टू गो आउट विद देयर फ्रेंड्स, बट बहुत ज़्यादा ये होता है कि women are not able to go out with और their ट्रैवल friends. करने से आपका दिमाग भी खुलता है. 10 चीज़ें आप देखते हो मार्केट में, कहाँ क्या कैसा हो रहा है. ऑब्वियसली एग्जैक्टली, दैट्स नाइस. सही है. हाँ. सो आई वाज सेइंग, You have to, you know, take that initiative. मुझे तो ये भी लगता है जो 20% आप लग्जरी के लिए बचा रहे हो, दैट्स ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स. सो लग्जरी इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इफ यू यूज इट in the right wisely, way. if you invest, yes. Yeah. And it can also be motivating because you know, you get that urge of growing. Yeah. आप एक जगह पे आप सेटल नहीं होगे. You will be like, ठीक है यार, अगले साल मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है. And it's a very good thing, you grow. Yeah. तो मैम, अभी हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी उम्र के 50-55 के पड़ाव में आ चुके हैं. उन्होंने अपने बच्चे सेटल करा दिए, लेकिन उस वजह से उसके बीच वो खुद के लिए कुछ नहीं जोड़ पाए. तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह दिखनी चाहिए, गिवन कि वो अर्न कर रहे हैं बट 60 करीब है? द बेस्ट वे इज़ कि दे हैव कम्प्लीटेड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब कुछ ज़्यादा स्पेंड करने का रहा नहीं है, तो दे कैन सेव एम्पल अमाउंट नाउ गोइंग फॉरवर्ड. इट्स बेस्ट कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाएं और कुछ एडवाइस लेके अपना प्लान करें आगे फ्यूचर. श्योर. तो मैम, हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि लोग ना डरते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे जाने के कि ये मेरा उल्लू बना देगा. देखिए, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं और डेफिनेटली मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आपको बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, बचना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स फ्रॉड है.
ठीक है, सर्टिफाइड भी तो होते हैं सर्टिफाइड भी होते हैं। आप जब आप अपने मार्केट में निकलेंगे, आप आजकल देखिए गूगल सबके पास है, फ़ोन सबके पास है, चाहे वो 50 का हो चाहे वो 60 का हो, ठीक है। आप अपना फ़ोन निकालिए, यू सर्च फॉर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, और आप देखो जब बात करने जाओगे ना, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि कौन आपको सही गाइडेंस दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, एंड देन यू स्मार्टली टेक डिसीजन एट द टाइम। और जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाओगे, दे विल टेल यू अबाउट आपके एक्सपेंसेस भी प्लान करेगा वो। अगर आपके कोई लोन है, अगर इन केस हैं, तो आप उसमें से आप किस तरह से उस लोन को मिटिगेट करिए, कितना पैसा सेव कर सकते हो रिटायरमेंट में, आप पीपीएफ में पैसा डाल, एवरीथिंग। मतलब डेफिनेटली यू शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, दे विल बी गिविंग यू गुड गाइडेंस। सो इट्स नॉट, ये एक मिथ है कि सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स फ्रॉड है, नहीं। या यू कैन गो टू फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड टेक। सो जैसा कि हमारी ऑडियंस है वो मोस्टली 20 से 30 के बीच में है, तो उनके लिए क्या फाइनेंशियल एडवाइस आप देना चाहोगे? बेसिकली 20 to 30, फिर 30 to 20। दिस इज़ अ गोल्डन एज। आप इस गोल्डन एज में आप बहुत अच्छा अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, और आप अपने फ्यूचर को ऐसे दबा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी एज में अपना अच्छा पैसा, एटलीस्ट 50% ऑफ योर इनकम, बिकॉज ये एज होती है हम कुछ नया करें, एडवेंचर्स करें, बिल्कुल करिए, ठीक है। लेकिन वो आप अपने इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं ना, वो एडवेंचर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना 50% जो आपका इनकम है, यू इन्वेस्टेड, वेयर यू इन्वेस्टेड, ओपन अ डीमैट अकाउंट, थोड़ा सा नॉलेज ले लो, थोड़ा पढ़ लो। अगर नहीं कर सकते तो आप अगेन, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हर सबको अपना सर्विसेज और दे गिव गाइडेंस। थोड़ा आप यू आर इन अ पोजिशन टू टेक सम रिस्क्स ऑल्सो, ठीक है। तो हाई रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें हाई रिटर्न्स हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत पैसा डालो, पीपीएफ में डालो, 15 साल के बाद कुछ अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू इन दिस 20 to 30 एज। और जो न्यूली मैरिड हैं या जिनका बच्चा होने वाला है, बच्चा हो गया है, जस्ट अभी रिसेंट हुआ है, तो उनके लिए क्या फाइनेंशियल प्लान फॉर योर बेबी, प्लान फॉर योर वाइफ। आप क्या कहते हैं, व्हाट शुड दे टेक, मतलब कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान उनके लिए बेस्ट होगा, कि क्या? मैं बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स और SIP में बिलीव करती हूँ कि आप उसमें अपना पैसा डालो। बहुत सारी ऐप्स हैं, लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ, ग्रो है, और मतलब दे डेफिनेटली हेल्प यू। आप उसमें अगर लॉगिन भी करोगे, और अब तो बहुत अच्छी एक नावी भी है जिसमें आप यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑन द फंड्स। जब आप इन ऐप्स पे जाते हो, यू आर एबल टू सी कि हाई रिटर्न्स वाले कौन से हैं, कौन से एक फिक्स रिटर्न्स दे सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस। आप उसमें थोड़ा देख सकते हो अपने हिसाब से। इतने सालों से 25% का राइज ही है। हाँ, बट म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट। ओके, सो अभी हमने इस यंग कपल की बात करी, तो अब ये बेबी होने के बाद इन्हें अपना घर भी चाहिए रहेगा, सबकी एक आशा होती है। अब कॉलेज भी जाना है बच्चे को, हाँ, तो ये फॉरेन जाना है कि यहाँ पढ़ना है, एमिटी भी पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि बाइक भी चाहिए, घर खरीदें कि उसको किराए पे लिया जाए। यहाँ पे देखो 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं इन सब का मतलब मैं सबका आंसर देना चाहती हूँ अपनी पर्सनल सोच के हिसाब से, ठीक है। मेरी सोच ये है कि ये एक स्कैम चल रहा है, जो आपको एक एडवर्टाइजिंग कर करके आपके दिमाग में घुसा दिया गया है कि घर हो तभी आपकी लाइफ सेटल है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका बच्चा अगर महंगे स्कूल में पढ़ रहा है तो ही बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है। ये दो जो हैं ये बहुत बड़े स्कैम है। आप प्लीज़ डोंट फॉल ऑन द ट्रैप। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। जो एक कपल है, मैं एक मिडिल क्लास कपल की बात कर रही हूँ, और ये मेरे जो ग्रुप्स हैं और जो मैं लोगों को देखती हूँ, वो एक EMI के चक्कर में फंस जाते हैं। आप घर की EMI दे रहे हो, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आप फंड्स अरेंज कर रहे हो, उसकी EMI में पैसा दिए जा रहे हो, ठीक है। और कहीं कहीं आप थोड़ा बहुत अपने लिए भी खर्च करते हो, आईफोन ले रहे हो या मतलब कुछ लग्जरी आइटम आप कभी ना कभी ले लेते हो, उसकी EMI में ही पैसा दिए जा रहे हो। तो इट्स बेस्ट कि आप एक क्या कहते हैं, आप अपार्टमेंट एक रेंट पे ले लो, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी गाइडेंस दो, बट ज़रूरी नहीं है महंगी हो। महंगा जो ज़रूरी नहीं है, जो महंगा है वो अच्छा है। तो रेंटेड हाउस में रहना बहुत अच्छा है। आप अपना EMI जो दे रहे हो वो आपका, लेट्स से आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदा, ठीक है। उस अपार्टमेंट की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 साल के बाद 20 साल के बाद देखोगे, उस अपार्टमेंट को मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, वो अपार्टमेंट वैल्यू ग्रो नहीं करेगा। आजकल
डेफिनेट बहुत आजकल कम value grow होती है। आजकल लोग अपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मेट्रो सिटीज़ में तो उनकी एक नेसेसिटी है, दे हैव टू गो फॉर द अपार्टमेंट। बट अगर आप उस अपार्टमेंट को रेंट कर रहे हो, ख़राब हो गया दूसरा ले लो, चेंज कर लो। एक जगह आप उसका एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप एक ही सोसाइटी में फंस जाते हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। बट लोगों को वो कंफर्टेबल फील होता वो है ना इसलिए कि लगता है कि वो इसलिए सिर्फ एक ना ये एक मेंटल अपने आप को एक मतलब They feel सेटिस्फाई करने के लिए, और एक ये कि हमारा अपना घर है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अगर आपका बच्चा भी है एंड यू वांट टू डू एवरीथिंग स्मार्टली, तो इट्स गुड टू स्टे ऑन अ रेंटेड हाउस। सो मैम, आपने हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अंत में आते आते मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि आपने विमेन एम्पावरमेंट और विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करी, तो 3 पीसेस ऑफ एडवाइस आप प्लीज़ उनको दीजिए, उनको बताइए जो उन्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी, मैं यहाँ बोलूँगी, टेक डिसीजंस जो आपको फ्यूचर में हेल्प करें और जो आपको लाइफ लॉन्ग बढ़ोतरी दें, आगे ले जाएं, ठीक है। सेकंड, आपके फैमिली में जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू शुड पार्टिसिपेट, यू शुड नो कि घर में क्या चल रहा है। every member should know, Yes. even the kid also, स्पेशली women शुड नो। Yeah. उनके नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है, बहुत Tax बहुत बचाने होता के है। लिए। प्रॉपर्टी ली जाती है उनके नाम पे, मतलब गोल्ड ले लिया, उनको पता ही नहीं होता। बहुत जगह होता है ये, बिल्कुल। आप पता ही नहीं होता। तो यू शुड नो क्या है आपके नाम पे और क्या नहीं है, ठीक है। ये दो तो मैं बिल्कुल बोलूँगी। और तीसरा, विमेन को प्लीज़ प्लान फॉर अ रिटायरमेंट। बहुत ज़रूरी है विमेन को अपना रिटायरमेंट प्लान करना, क्योंकि सिचुएशंस विमेन के लिए हर टाइम चेंज होती रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। यस, ओके, दैट वाज अ प्रीटी नाइस आंसर। तो मैम, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। और आप सबका ये पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद फिर से। और इसी तरह हम और लोगों को ले आएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे और अच्छी नई इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स रे। थैंक यू भाई। थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शब्बा खैर।